भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेजर नादिर परवेज, मेजर तारिक परवेज और मैं सुरंग से निकल गए तो हमारे 1 घंटे बाद उस सुरंग से कैप्टन जफर हुसैन गिल और लेफ्टिनेंट यासीन निकले। हमारी रोयदाद तो आप सुन चुके हैं, अब बाकी 2 की सुनिए। 19 सितंबर 1972 की सुबह भारत के अखबारों में ये खबर शाया हुई। फतेहगढ़ 18 सितंबर। 5 पाकिस्तानी जंगी कैदी जो सब अफसर हैं गुज़श्ता रात कैदी कैंप से फरार हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि भागने वालों को, जिनमें 2 मेजर, 2 लेफ्टिनेंट और 1 कैप्टन है, पकड़ने के लिए पुलिस ने जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी है। पाक फौज के ये 5 अफसर भारत के कैदी कैंप नंबर 45 से फरार हुए थे, जो यूपी की छावनी फतेहगढ़ में था। ये 5 अफसर बड़े ही सब्र आजमा मुसाफत तय करके पाकिस्तान पहुंच गए थे। इनके नाम ये हैं: मेजर नादिर परवेज, सितारा जुर्रत, उनके चचाजाद भाई मेजर तारिक परवेज, कैप्टन जफर हुसैन गिल, लेफ्टिनेंट नूर अहमद और लेफ्टिनेंट यासीन। जिस वक्त भारत के लोग फरार की ये खबरें पढ़ रहे थे, उस वक्त हमारे ये 5 जांबाज उन्हीं लोगों में घूम फिर रहे थे और फिर उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने अपने फरार की खबर पढ़ी। दुश्मन की कैद से फरार की कोशिश दूसरे लफ्जों में खुदकुशी की कोशिश होती है। कैंप की संतरी देख लें तो गोली मार देते हैं और अगर पकड़े जाएं तो दुश्मन गैर इंसानी अजियतें देता और भूखा प्यासा मार देता है। ये मौत बड़ी ही अजियतनाक होती है और अगर मौत ना आए तो ये जिंदगी जहन्नम से बदतर होती है। इंसान मरने की दुआएं करता है। इस सजा से कोई मर जाता है तो कोई मरता रहता है। दुश्मन को इससे कोई गरज नहीं। मुसलमानों को तड़पा कर मारने से उनको लज्जत मिलती है। इस हशर से आगाह होते हुए भी हमारे मुजाहिदों ने फरार की कोशिशों का सिलसिला जारी रखा। बाज नाकाम हुए, कुछ निकल आए। इन कोशिशों के पस मंजर में सिर्फ ये जज्बा कार फरमा था कि हिंदू की कैद में नहीं रहेंगे। अगर उन्हें आखिरी दम तक लड़ने दिया होता और उन्होंने हार कर हथियार डाले होते तो कैदी कैंपों में उनका रवैया कुछ और होता। मगर यहाँ सूरत हाल ये पैदा कर दी गई थी कि वो अभी लड़ रहे थे और आखिरी दम तक लड़ने का अज़्म किए हुए थे कि उन्हें हथियार डालने का हुक्म दे दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कैदी कैंपों में आकर एक और जंग शुरू कर दी और दुश्मन पर साबित कर दिया कि तुम फाते नहीं हो। 17-18 सितंबर 1972 की दरमियानी रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। मेजर नादिर परवेज, मेजर तारिक परवेज, कैप्टन जफर हुसैन गिल, लेफ्टिनेंट नूर अहमद और लेफ्टिनेंट यासीन फरार के लिए तैयार हो गए। फैसला ये किया गया कि 2 पार्टियों में बाहर निकलें और बाहर जाकर इकट्ठे न रहें बल्कि अलग अलग होकर भारत से निकलने की कोशिश करें। इकट्ठे पकड़े जाने का भी खतरा था और शक भी जल्दी हो सकता था। चुनाचे पहले मेजर नादिर परवेज, मेजर तारिक परवेज और लेफ्टिनेंट नूर अहमद निकले। सबने उन्हें गुस्ल खाने की गड्ढे पर जाकर खुदा हाफिज कहा और सलामती की दुआएं दी। इन तीनों को साथी ऐसे सफर पर रुखसत कर रहे थे जिसकी मंजिल मौत थी और ज्यादा इम्कानात उसी के थे। वो तीनों मरकर या जिंदा निकलकर सारी दुनिया पर साबित करने जा रहे थे कि वो शिकस्त खूरदा नहीं है। ये तीनों जांबाज अपने साथियों से पाकिस्तान में मिलने की तमन्ना और कभी न मिलने की तवक्को लेकर एक दूसरे के पीछे गड्ढे में उतर गए। 1 घंटे बाद कैप्टन जफर हुसैन गिल और लेफ्टिनेंट यासीन गुस्ल खाने में गए। उन्हें भी अफसरों ने सलामती की दुआएं दी और खुदा हाफिज कहा। वो भी एक दूसरे के पीछे गड्ढे में उतर गए। उनकी कोहनियां पहले ही जख्मी थी। वो रेंगते हुए सुरंग के आखिरी सिरे तक जा पहुंचे। उनके पहले साथियों ने सुरंग का मुंह खोल दिया था और वो जा चुके थे। कैप्टन जफर हुसैन गिल ने सुरंग से सर निकाला तो रात की खुनक हवा का झोंका आया। कैप्टन गिल ने कुछ ऐसा कैफ और सुरूर महसूस किया जैसे अचानक जहन्नम से जन्नत में आ गए हों। हालांकि उनके सफर का बेहद खतरनाक मरहला अभी शुरू हुआ था, मगर यही हवा खारदार तारों के अंदर लू के थपेड़ों की तरह बुरी लगती थी। ये असीरी और आजादी के फर्क की खुनकी और सरूर था। वो आजाद थे। अब उन्हें ये हुक्म देने वाला कोई नहीं था कि यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अब वो अपने हुक्म के पाबंद थे। वो दोनों, कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन, बाहर निकले और ऊंची घास में लेट गए। खतरा उनके सर पर मंडला रहा था। उनसे बमुश्किल 20 गज दूर गार्ड के खेमे थे जिनके सामने संतरी खड़ा था। इत्तेफाक से संतरी का मुंह कैंप की तरफ था। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि 5 पाकिस्तानी पूरे भारत की आंखों में 200 फुट लंबी सुरंग की मिट्टी झोंक कर जा रहे हैं। वो दोनों निहायत आहिस्ता आहिस्ता घास में रेंगने लगे। रात के सुकूत में जरा सी आहट भी संतरी को चौकन्ना कर सकती थी। वहाँ से सर्च लाइटों वाला टावर 350 गज दूर था। हर लम्हा खतरा था कि सर्च लाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ेगी। वो दम साध कर रेंगते गए और संतरी से दूर हटते गए। गार्ड अभी जाग रही थी। रात अभी शुरू थी। वो कोई 50 गज गए होंगे कि घास भी खत्म हो गई और नंगी जमीन आ गई। थोड़ी दूर आगे दरख्त थे। वो पेट के बल दरख्तों की तरफ रेंगने लगे। आगे एक बरसाती नाला आ गया और उसके किनारे झाड़ियां आईं। वो
वो दोनों झाड़ियों में छुप गए, वर्दी उतार कर झाड़ियों में छुपा दी और प्राइवेट कपड़े पहन लिए। इन कपड़ों पर कैदी कैंप का कोई निशान नहीं था। कपड़े तब्दील करके उन्होंने झाड़ियों की ओट से देखा, उन्हें कैंप की रोशनियां नजर आ रही थी। सर्च लाइटों की सफेद लकीरें खारदार तारों के जंगल पर घूम रही थी। संतरी और कुत्ते भी तारों के दरमियान फिर रहे थे। उस मुक़य्यद दुनिया को देखकर उनके हौसलों में ताजगी आ गई और वो मुकम्मल खुद एतमादी और तहम्मुल से अगले सफर का प्लान बनाने लगे। उनकी कुल मता एक घड़ी और 10 भारतीय रुपए और अल्लाह का नाम था। ये दोनों चीजें कैप्टन जफर हुसैन गिल के पास थीं। उन्होंने कैंप में ये फैसला किया था कि बाहर जाकर अलग हो जाएंगे और अकेले अकेले दुश्मन के मुल्क से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने एक दूसरे से अलग होना गवारा न किया। सफर ही ऐसा था। उन्होंने मंजिल तक इकट्ठे रहने का फैसला किया। मंजिल पाकिस्तान थी या मौत। उन्होंने कैंप में संतरियों और भारतीय अफसरों से गपशप लगाते कई एक मालूमात फराहम कर ली थी। उनमें एक ये थी कि वहां से बरेली शहर 30 मील दूर था और करीबी कस्बा 8 मील के करीब फर्रुखाबाद था। वो चल पड़े और एक गांव में से गुजरे। वो अजनबी थे, उर्दू तो बोल सकते थे लेकिन मकामी लोगों के लबो लहजे से बोल नहीं सकते थे। फौरन शक होता कि ये अजनबी हैं और पंजाबी हैं, और अगर पंजाबी हैं तो ये मफरूर कैदी ही हो सकते हैं। वो गांव में से गुजर रहे थे। एक देहाती से पूछने पर उन्हें पता चला कि आगे दरियाए गंगा है, वहाँ पतन भी है और पुल भी। वो दरिया तक गए तो वहाँ पुल न था। वो सड़क पर चल पड़े। उन्हें कोई इल्म नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। मीलों के पत्थरों पर हिंदी लिखी हुई थी। वो इस यकीन से चलते गए कि कोई न कोई शहर या कस्बा आ जाएगा। वो किसी शहर में पहुंचने के लिए बेताब थे कि शहर के हुजूम में इंसान छुप जाता है। देहात और वीराने में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होता है। 7-8 मील गए होंगे कि उन्हें रोशनियां नजर आईं। करीब पहुंचे तो उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिसकी तहरीर अंग्रेजी की थी। नीचे फर्रुखाबाद लिखा हुआ था। ये एक कस्बा है। कैप्टन गिल और लेफ्टिनेंट यासीन के सामने ये मसला था कि रात गुजरने से पहले पहले फतेहगढ़ से बहुत दूर निकल जाएं। पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने का मसला बहुत बात का था। उन्होंने एक स्कीम ये बनाई कि कोई कार नजर आ जाए तो कार पर कब्जा कर लें, मगर उन्हें कोई कार नजर न आई। फर्रुखाबाद में बस भी कोई नहीं थी। एक ट्रक ड्राइवर से कहा कि उन्हें बरेली तक ले चले। उसे अपनी कोई मजबूरी बताई और मिन्नत भी की, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट न दी। उन्हें रेलगाड़ी की आवाज आई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि यहाँ रेलवे स्टेशन है। वो एक साइकिल रिक्शे में बैठे और रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुसाफिर गाड़ी आकर रुकी ही थी और कानपुर जा रही थी। कानपुर वहाँ से 50 मील दूर है। इन पैसों में वो कानपुर तक ही पहुँच सकते थे। कुछ वो साइकिल रिक्शे वाले को दे चुके थे। उन्होंने कानपुर के टिकट लिए और गाड़ी में बैठ गए। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि रास्ते में कौन से बड़े स्टेशन आएंगे। गाड़ी जब चली उस वक्त रात के 12:30 बजे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन ने रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ा तो खौफ से उनके दिल डूब गए। ये फतेहगढ़ था। वो यहीं से भागे थे। उन्हें खतरा ये नजर आने लगा कि उनके फरार का इंकशाफ हो चुका होगा और पुलिस रेलगाड़ी की तलाशी ले लेगी। कैदी कैंप नंबर 45 के भारतीय अफसर भी आ जाएंगे और वो पकड़े जाएंगे। वो जहाँ थे वहीं मुंजमद हो गए, मगर चौकन्ने रहे ताकि पुलिस या फौज के आदमी डिब्बे में आए तो वो नजर बचाकर निकल जाएं। गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती थी। एक एक लम्हा पूरी रात जितना तवील हो रहा था। इतनी ज्यादा मेहनत से वो कैंप से भागे थे। दूर भी निकल गए थे, मगर गाड़ी उन्हें सीधी फंदे में ले आई थी। उन्होंने हैजान और खौफ को जहन से झटक कर सूरत हाल का हकीकत पसंदी से जायजा लिया और वहाँ से खिसकने की तरकीबें सोचने लगे, मगर वो सीट से उठते भी नहीं थे कि पकड़े जाएंगे। इस बेरहम गुमगू और तातुल में निस्फ घंटा गुजर गया और इंजन की विसल सुनाई दी। गाड़ी चल पड़ी। गिल और यासीन दुआएं करने लगे कि या खुदा उसकी रफ्तार फौरन तेज कर दे। गाड़ी रेंगते रेंगते प्लेटफॉर्म से निकल गई और फतेहगढ़ की रोशनियां पीछे हटते हटते रात की तीरगी में गुम हो गईं। गाड़ी तेज ही तेज होती चली गई, फिर स्टेशनों पर रुकती रही और चलती रही। आखिरकार कानपुर पहुंच गई। सुबह के 5 बज रहे थे। ये 18 सितंबर 1972 की सुबह थी। रात का अंधेरा छट गया था जिसने कैद से भागने वालों को छुपा रखा था। अब वो हर किसी को नजर आ रहे थे। चेहरों पर शब-बेदारी के असरात नुमायां थे। भूख का तासुर भी शामिल हो गया था और हैजानी कैफियत भी तारी थी जिसे छुपाना जरूरी था। अब उनके पास सिर्फ घड़ी रह गई थी। ये कीमती ओमेगा घड़ी थी जिसे बाजार में बेचना था। किसी ने उन्हें बताया कि कानपुर में बाजार 9 बजे खुलते हैं। कानपुर खासा बड़ा शहर है जिसके कई बाजार हैं। वो दोनों एक मस्जिद में चले गए, मुंह हाथ धोया और मौलवी साहब के साथ बातें करते रहे, मगर अपने मुताल्लिक उन्होंने कुछ न बताया। लेफ्टिनेंट यासीन की कमीज एक जगह से फट गई थी। मौलवी साहब से सुई धागा लेकर कमीज मुरम्मत की और वहाँ से निकलकर एक और मस्जिद में चले गए। वहाँ थोड़ी देर कुरान की तिलावत की। खासा वक्त गुजार कर बाहर निकले और बाजार का रुख किया। बाजार खुल चुके थे। कैप्टन जफर गिल ने घड़ी एक दुकानदार को दिखाई और साथ ये कहानी सुनाई कि एक दोस्त से मिलने आए थे कि जेब कट गई है। दोस्त भी नहीं मिला। अब वापस जाने के लिए पैसे नहीं रहे। दुकानदार ने घड़ी की रसीद मांगी।
कैप्टन जफर गिल ने कहा कि रसीदें उठाए कौन फिरता है, आप घड़ी ले लें, लेकिन दुकानदार ने इनकार कर दिया। इस तरह वो बहुत से दुकानदारों के पास गए और घड़ी पेश की, मगर रसीद देखे बगैर कोई भी घड़ी लेने पर आमादा न हुआ। कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन ने 2-3 दुकानदारों से कहा कि घड़ी रख लें और कुछ रकम दे दें, हम किसी दिन आकर रकम अदा कर देंगे और घड़ी ले जाएंगे, मगर कोई भी राजी न हुआ। एक मुसलमान दुकानदार को घड़ी दिखाई और यही कहानी सुनाई। उसने उन दोनों को मुसीबत ज़दा मुसलमान समझकर 5 रुपए दिए और कहा कि ये पैसे ले लें और घड़ी भी ले जाएं। उन्होंने रुपए कबूल नहीं किए और कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे, आप घड़ी रख लें और इसकी वाजिबी कीमत दे दें, मगर उसने घड़ी नहीं खरीदी। वो जब कानपुर बाजार में घड़ी बेच रहे थे, फतेहगढ़ कैंप में फरार का इंकशाफ हो चुका था। सुबह अफसरों की गिनती के लिए फॉल इन किया गया तो 5 अफसर कम थे। हमारे अफसरों ने, जो फतेहगढ़ कैंप से रिहा होकर पाकिस्तान में आ चुके हैं, बताया है कि अपने 5 अफसरों को सुरंग में रुखसत करके वो रात भर सो न सके। 2 ख्याल हर एक अफसर को परेशान कर रहे थे। एक ये कि भागने वाले पकड़े गए तो उन्हें बड़ी ही अजियतनाक सजा मिलेगी, और दूसरा ख्याल ये कि वो पकड़े जाएं या निकल जाएं, कैंप में रह जाने वाले अफसरों को संगीन सजा मिलेगी। उन्हें सुबह रोल कॉल के लिए खड़ा किया गया तो भारतीय अफसर भाम गए कि पाकिस्तानी अफसरों की मिजाजी कैफियत बदली बदली सी है, जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने हमारे अफसरों को गिनकर पूछा कि बाकी 5 कहाँ हैं। उन्होंने वक्त जाया करने के लिए लाइल्मी का इजहार किया और उन्हें तलाश करने को भी कहा। वो वक्त इसलिए जाया कर रहे थे कि भाग निकलने वालों को कुछ और दूर निकल जाने का वक्त मिल जाए। खासा वक्त जाया करके उन्होंने बताया कि 5 अफसर सुरंग खोद कर निकल गए हैं। अलार्म बज गए, भारतीय अफसर इकट्ठे हो गए, ब्रिगेडियर और जनरल आ गए। उन्हें गुसल खाने में ले जाकर सुरंग का धाना दिखाया गया। बताया जाता है कि कोई भारतीय अफसर सुरंग में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर रहा था। छोटे ओहदों के अफसर सुरंग के दूसरे सिरे तक गए और रिपोर्ट दी कि सुरंग एयर कंडीशनड है। भारतीय फौज के जर्नैलों ने पीछे रहने वाले 45 अफसरों के लिए सजा तो तजवीज कर दी, लेकिन वो उनके ताउन, बाहमी प्यार और जज्बा ईसार और निकल जाने वालों को जुर्रत और जज्बे की बेसाख्ता दाद दिए बगैर न रह सके। फौरन पुलिस को खबरदार कर दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हरकत में आ गई। हमारे बाकी 45 अफसरों को सहूलत से महरूम कर दिया गया और उनका राशन आधा कर दिया गया। उन्हें सिर्फ एक चपाती और गली सड़ी सब्जी या दाल सारे दिन के लिए दे देते। उन्होंने अपने 5 साथियों की खातिर ये सजा खंदा पेशानी से बर्दाश्त की। अखबारों को भी खबर दे दी गई। पुलिस और फौज ने तलाश का जाल बिछा दिया। उस वक्त गिल और यासीन कानपुर में थे, जहां शाम हो गई। आखिर एक दुकानदार ने उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए 45 रुपए में घड़ी खरीद ली। ओमेगा घड़ी के 45 रुपए असल कीमत का अशरे अशीर भी नहीं थे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्होंने कबूल कर लिए। भूख परेशान कर रही थी। उन्होंने कुछ खाया पिया और रात की गाड़ी से रवाना हो गए। पैसों के मुताबिक टिकट लिए तवील सफर के बाद मुगल सराय पहुंचे। ये भारत का एक बड़ा जंक्शन है। वहां से भारत के एक और बड़े शहर में पहुंचे, जिसका नाम मसलहतन जाहिर नहीं किया जा रहा। उनके पास पैसे फिर खत्म हो गए। उन्होंने पैसों के हुसूल के लिए ये स्कीम बनाई कि रहजनी करेंगे, किसी राह चलते को लूट लेंगे। उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम स्कीम में शामिल कर लिया, मगर इल्तिवा में डाले रखा। इससे पहले वो मदद के लिए एक और जरिए को आजमाना चाहते थे। ये जरिया वहाँ के मुसलमान थे। उन्हें तवक्को थी कि भारत के मुसलमान उनकी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने अंधाधुंध किसी मुसलमान के पास जाना मुनासिब न समझा। यहाँ अक्ल और फहमो फरासत की जरूरत थी। दोनों ने इस मसले पर गौर किया तो एक तरकीब सूझी। इसके मुताबिक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, उसमें से मुसलमानों के फोन नंबर देखे। वो किसी बड़े पैमाने के कारोबारी मुसलमान का एड्रेस तलाश कर रहे थे। उन्होंने चंद एक मुसलमानों के एड्रेस नोट कर लिए और ये भी देख लिया कि कौन क्या कारोबार करता है। उन्होंने एक मुसलमान का इंतखाब किया। रास्ता पूछते पूछते उसके मोहल्ले में पहुंच गए और वहां उसका घर मालूम किया। मुकम्मल खुद एतमादी से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और उन्हें अंदर बिठा लिया गया। एक बूढ़े ने उनका इस्तकबाल किया। कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन ने उसकी फर्म की मसनूआत का नाम लेकर कहा कि वो दोनों एजेंट हैं और यही कारोबार करते हैं। कारोबारी बातों को मुलतवी करके उन्होंने बूढ़े के साथ मशरकी पाकिस्तान के अलमिये की बात शुरू कर दी और बूढ़े के रद्द-ए-अमल और तासुरात को बड़े गौर से देखते रहे। वो देखना चाहते थे कि बूढ़े के दिल में पाकिस्तान की कुछ मोहब्बत है या वो महज कारोबारी आदमी और बराए नाम मुसलमान हैं। गिल और यासीन पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और मशरकी पाकिस्तान के मुताल्लिक अफसोस का इजहार करते रहे। बूढ़ा उनका साथ देता रहा। उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत थी। तब कैप्टन जफर गिल ने उसे बताया कि मोहतरम, हम एजेंट नहीं हैं, हम बिहारी हैं और मशरकी पाकिस्तान से भाग कर आए हैं। आपसे मदद लेने आए हैं कि हमें किसी तरह मगरबी पाकिस्तान पहुंचा दें। बूढ़ा घबरा गया। साफ पता चलता था कि उसमें मदद की कोई हिम्मत नहीं है। उसका एक जवां साल बेटा पास बैठा सुन रहा था। उसकी जवानी जोश में आ गई। वो कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन को अपनी फैक्ट्री में ले गया और एक कमरे में बिठा दिया।
अब उसे इस राज के लिए तैयार करना था कि ये दोनों मफरूर कैदी हैं। किसी शहरी पनाह गुज़ीन को पनाह देना तो कोई जुर्म नहीं, लेकिन मफरूर कैदी को पनाह देना बहुत बड़ा जुर्म है। अब जब मुजरिम मुसलमान और मुनसिफ हिंदू हो तो तसव्वुर किया जा सकता है कि सजा क्या होगी। इसलिए उस जवां साल मुसलमान के तासुरात और जुर्रत को भांपना जरूरी था। गिल और यासीन ने उसकी जंगी कैदियों की बात शुरू कर दी और उसे बताया कि पाकिस्तानी फौज को अपनों ने मजबूर कर दिया था, वरना हथियार कभी न डाले जाते। इन बातों में उन्होंने पाक फौज की मुखालिफत भी की जो उस आदमी को अच्छी न लगी। कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन की कोहनियों पर जख्म थे, जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वो बुशर्टों की आस्तीनों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उस जवां साल भारतीय मुसलमान ने उनसे कोहनियों के जख्मों के मुतालिक पूछा। उस वक्त तक ये दोनों यकीन कर चुके थे कि ये मुसलमान काबिल एतमाद है। उन्होंने उसे कहा, अब हमसे असल राज सुन लो। हम फतेहगढ़ कैदी कैंप से भागे हुए पाकिस्तानी कैदी हैं और ये जख्म 200 फुट लंबी सुरंग में आए हैं। वो जवान बज़ाहिर खुश हुआ। उसने उन्हें उस सुबह का एक उर्दू अखबार दिखाया जिसमें फतेहगढ़ कैंप से 5 पाकिस्तानी अफसरों के फरार की खबर छपी थी। ये खबर अंग्रेजी अखबारों में भी शाया हुई थी। गिल और यासीन ने अपने फरार की खबर पढ़ी। ये आदमी बाहर निकल गया। उसे जूं-जूं वापस आने में देर हो रही थी, दोनों मफरूर परेशान होते जा रहे थे। आधा घंटा गुजर गया मगर वो ना आया। तब उन्हें इस खतरे की बू आने लगी कि ये आदमी पुलिस को ले आएगा और ये उनके सफर का खातिमा होगा। वो वहाँ से निकलने के मुतालिक सोचने लगे। वो आदमी कुछ बताकर भी नहीं गया था। दाल में कुछ काला जरूर था। पूरा 1 घंटा गुजर गया और वो वापस आया, मगर उसके साथ पुलिस नहीं थी। पुलिस शायद बाहर खड़ी होगी या आ रही होगी। उस आदमी का जोश खरोश कुछ ज्यादा हो गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस की बजाय खाना आया। मुर्ग सालन और पुलाव था। पुरतकल्लुफ और निहायत म्यारी खाना था। दोनों ने खाना खाया। उस आदमी ने तमाम शुकूक रफा कर दिए और यकीन दिलाया कि वो उन्हें भारत से निकालने का इंतजाम हर कीमत पर करेगा। कैप्टन जफर गिल और लेफ्टिनेंट यासीन ने उसे बताया कि वो कश्मीर या नेपाल चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मगरबी पाकिस्तान की सरहद से दाखिल होना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दोनों तरफ निगरानी बड़ी सख्त होती है। उस वक्त दोनों मुल्कों की फौजें सरहद पर मोर्चाबंद थीं। वहां से गुजरना किसी पहलू मुमकिन नहीं था। उस भारतीय मुसलमान ने उन दोनों को नहलाया धुलाया और फैक्ट्री में ही छुपाए रखा। उनके लिए नए कपड़े और अच्छी किस्म के चप्पल मंगवाए। उन्हें बैग मंगवा दिए और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की मसनूआत का लिटरेचर और नमूने दिए। 200 रुपए नकद दिए और नक्शे पर उन्हें भारत का वो आखिरी रेलवे स्टेशन दिखाया जो नेपाल की सरहद पर है। नेपाल और भारत के दरमियान वीजे की कोई पाबंदी नहीं, इधर उधर आते जाते कोई चेकिंग नहीं होती। उस मुसलमान ने उन दोनों को बाकायदा एजेंट बनाकर पूरी रहनुमाई की और इस्लाम के मुकद्दस नाम पर उन्हें रुखसत किया। इस बहरूप में उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था। वो गाड़ी में बैठे और नेपाल की सरहद पर भारत के आखिरी स्टेशन पर जाकर उतरे। वहां से टहलते टहलते नेपाल में दाखिल हो गए। अब वो आजाद थे। फतेहगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर महेंद्र सिंह की पुलिस अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो काठमांडू चले गए और अपने सिफारत खाने में गए। पाकिस्तान के सफीर से अपना तारुफ करवाया। वो बहुत खुश हुआ और उन्हें खासी रकम दे दी। चंद ही दिनों बाद उन्हें बजरिया हवाई जहाज थाईलैंड और बर्मा के रास्ते कराची भेज दिया गया। उनके पहुंचने के 10 रोज बाद मेजर नादिर परवेज, मेजर तारिक परवेज और लेफ्टिनेंट नूर अहमद भी कराची पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।